keep it short because rather than talking to you, I would really appreciate it if I have a chance to talk with you and we make this more of an interactive session. But to bring some semblance to the discussion, I will start with some thought and I will leave it, and maybe we can talk around it in this hall or maybe afterwards. But sir, thank you very much for giving me a chance to first come here, see this beautiful facility. I was here last night. It impacts me and you directly. Many of you are bureaucrats in different years of your service. So you may say, why does it impact me? I have a secure job. I need to worry about the next promotion, the next increment, my child's education, where will I get posted? ये सब तो पॉलिटिशियन सोचेंगे या एकेडमिक सोचेंगे या समाज वाले सोचेंगे, हम तो जी रहे हैं अपने जीवन में, जैसा हो रहा है वैसा चलता रहेगा। ये हमें और आप सबको इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि हम सब ने, आप सब ने को, हम यहाँ उस उत्तराखंड के हैं, किसी के लिए जन्मभूमि है, आप में से कुछ के लिए कर्मभूमि है। अगर आपको आज डायरेक्टली नहीं अफेक्ट करेगा तो कल ये आपकी आने वाली जनरेशन को अफेक्ट करेगा, आपके बच्चों को अफेक्ट करेगा, आपके रहने के आप जब पेंशनर्स हो जाएंगे तब आपको अफेक्ट करेगा। इसका क्लासिक एग्जाम्पल हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी देते थे कि 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी लड़ाई लड़ी गई तो जितने लोग लड़ाई के मैदान में नहीं थे उससे कई ज्यादा लोग लड़ाई देख रहे थे, और जब लड़ाई खत्म हो गई तो वो घर तब चले गए ये सोचकर कि ये आज का तमाशा कंप्लीट हो गया और लड़ाई खत्म हो गई। और उसका कॉन्सिक्वेंस ये था कि 200 साल तक उसके बाद भारत गुलाम रहा, वो लड़ाई हारने की वजह से। Very similarly, certain things happen around us every day where we think कि चल रहा है, चीजें ऐसे ही हैं, ऐसे ही चलती आई हैं, ऐसे ही चलता रहेगा और क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट हम सब पे बहुत डायरेक्टली पड़ता है। जवान जो लोग हैं उन पे ज्यादा, क्योंकि वो तो अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं, आप अभी एडमिनिस्ट्रेशन में घुस रहे हैं, कुछ सालों में की नौकरी है, अभी और साल यहाँ जीना है, वर्क करना है। और जो लोग, जैसे मैंने कहा, अपना सर्विस खत्म कर रहे हैं, उन लोगों के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ इम्पैक्ट होगा। तो मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट या इशू आपके सामने रखता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सोचिए। अगर आपके कुछ विचार हैं मुझे दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर संपर्क में रहेंगे। कभी ना कभी आप भी यहीं उत्तराखंड में, होपफुली मुझे भी चांस मिलता रहेगा इधर उधर घूमने का, मुलाकात होगी, कभी इसके बारे में बात करेंगे। ऐसा है साहब कि उत्तराखंड को बने हुए 20 साल हो गए। We are in the 20th year of our foundation, and 20 years sociologists also say is the life of a generation. एक नस्ल की लाइफ करीब 20 साल होती है। मैं आपको सिर्फ एक परिपेक्ष दे रहा हूँ, एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। अगले 20 साल के अंदर हम हिंदुस्तान की आजादी के 100 साल मनाएंगे, करीब करीब 100 years of independence. Now, where I sit in Delhi and I work, this is one big question we think as the political class, कि वो अगला 100 साल जब भारत आजाद होगा, you must have heard of the famous speech, India's Tryst with Destiny, वो 100 साल पे भारत कैसा होगा। चलिए, वो एक सवाल है कि उस भारत में उत्तराखंड कैसा होगा। ये सवाल आप लोगों के लिए, हम सब के लिए रेलेवेंट है कि उस पिक्चर के अंदर हम तो 20 साल हो गए, अभी थोड़ा सा आज की अपने कंटेम्प्रेरी लाइफ को छोड़कर थोड़ा सा आगे की सोचते हैं, अगले 20 साल की, 25 साल की सोचते हैं। अब उससे पहले, सोचने से पहले जरा 1 मिनट के लिए हम उत्तराखंड को परिप्रेक्ष्य में डालें। उत्तराखंड भारत का 1% है, 1% ऑफ इंडिया, 1% इन प्रीटी मच एवरीथिंग। आई कॉल इट द 1% फैक्टर। हम 1% हैं करीब जनसंख्या, 1% है लैंड एरिया, 1% हैं GDP, 1% हैं obviously proportional representation in parliament, democracy, हर चीज का हम 1% हैं। और हम 1% ही रहेंगे। पहले हम यूपी का पार्ट थे, तब हम 2-3 डिस्ट्रिक्ट थे। 2020 में हमने आइडेंटिटी बेस्ड व्यू के प्रति के साथ हमने एक स्टेट का गठन किया। हम आज उसका 1% है। दूसरा बिंदु, हिंदुस्तान कहां जा रहा है।
हिंदुस्तान, आपने सुना होगा, पेपरों में पढ़ा होगा, और कंटेम्पररी चीजों को छोड़ दीजिए, किसकी सरकार, पॉलिटिक्स, ये वो, 21वीं सेंचुरी आपने सुना होगा हिंदुस्तान को बिलोंग करती है। ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा क्या है कि 21वीं सेंचुरी, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि 21वीं सेंचुरी हिंदुस्तान को ही बिलोंग करती है। उसका एक बिंदु है, और उसमें कई बिंदु हैं। उसमें एक जियो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स है, इंडिया की डेमोग्राफिक्स है, इंडिया की ग्लोबल पावर है। लेकिन उसके अंदर सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग अपने रेगुलर डिस्कोर्स में इतना बात नहीं करते, जो जितना इंडिया के लिए रेलेवेंट है उतना उत्तराखंड के लिए भी रेलेवेंट है। वो ये है कि इंडिया की जो सारी की सारी जियो स्ट्रेटेजिक और जारी पॉलिटिकल ग्रोथ है, वो एक बिंदु पे डिपेंडेंट है, वो है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 21st सेंचुरी इसलिए कही जाती है क्योंकि वो इस प्रिंसिपल पे काम कर रही है, जिस प्रिंसिपल को आइंस्टाइन कहता था 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, विच इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो लेट मी गिव यू सम, आप मेरे से पता नहीं अर्थशास्त्र कितना लोग समझते होंगे, लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, इसलिए मैं बीच में कभी रुपये और डॉलर्स को यूज करूंगा। आप नंबर्स को गोली मारिए, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए। जब हमारे को आजादी मिली तो हमारी जो देश की इकोनॉमी थी वो करीब 30 बिलियन थी। मतलब आप समझ लीजिए एक परिवार की 30 रुपया, मैं इस उदाहरण को बहुत अक्सर देता हूं, 30 रुपया आप समझिए कि एक परिवार का, दैट इज द जीडीपी ऑफ अ कंट्री। 2019, so that was and GDP is the income that people bring into the family. So मेरे grandparents, my father was just born, my grandfather was an army officer, that was the net income coming into the country and that net income coming into the family. ठीक है, 1947 से लेकर 2007 तक, which is 60 years, इंडिया की इकोनॉमी 30 बिलियन से 8 ट्रिलियन बन गई। From 30 billion, from 30 rupees became 1000 rupees. So the country, population भी बढ़ी, population 30 करोड़ थी, करीब 100 करोड़ हो गई, तो 3 times. But that went from 30 times to 300 times nearly, तो 1 trillion. तो हम दुनिया के 16 देश, आज भी दुनिया में सिर्फ 16 देश हैं जो जिनकी इकोनॉमी 1 ट्रिलियन से ऊपर है। तो हम उन 16 देशों में से आ गए। एक कंट्री जो हजारों साल गुलाम था, ठीक है। चलिए, तो ये 2007 से 2014, 7 साल के अंदर हम 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन हो गए। ये और 2014 से 2019, कभी ये सरकार कभी वो सरकार, 2014 हम 3 ट्रिलियन। अब आप सुनते होंगे 5 ट्रिलियन हो जाएंगे 2 साल में, 4 साल में। एक्चुअली अगर सारे के सारे आप ब्यूरोक्रेट्स भी जाके सो जाएंगे देश भर में, तब भी इसको कोई नहीं रोक सकता। ये 3 से 5 हो जाएगा। तो जितना टाइम 60 साल लगा, फिर 7 साल लगा, फिर 5 साल लगा, फिर 3 साल लगा, ये ऑटोमेटिक है। और इसी कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल से, जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, कि 2050 में जब हम देश की आजादी मनाएंगे 100 साल की, हिंदुस्तान की इकोनॉमी अगर हम 6% पे ग्रो करें तो 15 ट्रिलियन होगी, 9% पे ग्रो करे तो 41 ट्रिलियन होगी, 10% पे ग्रो करे तो 56 ट्रिलियन होगी, which by the way would be bigger than United States of America in 2050. और अगर हम 13% पे ग्रो कर गए तो 144 ट्रिलियन होगी। इसमें कुछ मेहनत लगेगी, बट काफी कुछ मोमेंटम पे होगा। तो दूसरा बिंदु यह है कि हिंदुस्तान एक मैसिव मोमेंटम के साथ ग्रो करने जा रहा है। नंबर्स को आप ज्यादा दरकिनार कर दीजिए, आप लोगों इतना, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, वी कैन हैव अ सेपरेट डिस्कशन। बट अनफॉर्चुनेटली ये ग्रोथ बराबर नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि इस हिंदुस्तान में सब लोग बराबर ग्रो करेंगे। क्या हुआ है कि हिंदुस्तान ने, भारत ने एक डिसीजन लिया कि इंडिया है क्या। जब आज़ादी मिली तो इन लोगों ने कहा कि इतने हजारों साल के बाद आज़ादी मिली है, हमको इस आज़ादी को वो बचा के रखना है। तो वी वेंट फॉर अ फेडरल सिस्टम, बट जिसके अंदर सेंटर बहुत मजबूत था और स्टेट्स हैड एबिलिटी टू कंट्रोल द स्टेट्स। ज्यादातर आप कंट्रोल करते हैं बाय फाइनेंसेस, क्योंकि सारे पास सेंटर का बजट होता था, सेंटर अपने उस बजट के माध्यम से स्टेटों को कंट्रोल करता था। लेकिन ओवर टाइम एज इंडिया कि इंडिया टूट जाएगा, भारत टूट जाएगा अलग,
ये खतरा कम होता गया, 75 ईयर्स आने वाले हैं कम। तो धीरे धीरे इंडिया के अंदर ये ट्रांजिशन हुआ कि अगर हिंदुस्तान को ग्रो करना है तो हिंदुस्तान 29 स्टेट्स हैं, हर स्टेट अपने अपने रफ्तार से अपने अपने तरीके से ग्रो करे। जो जितना आगे जाएगी वो उतनी तेजी से आगे बढ़ेगी, और नेट क्यूमुलेशन एक देश का ये होगा विच इज द कंट्री बेनिफिट्स। और अभी आपने देखा डिफरेंट फाइनेंस कमीशंस ने उसको डिवॉल्व किया है, ऑलरेडी 55-60% डिवॉल्व हो गया है, अभी 15 फाइनेंस कमीशन आने वाला है, उसकी रिपोर्ट और डेवोल्यूशन हो जाएगा। तो मोटा मोटा बात ये कि हर स्टेट अलग अलग तरीके से ग्रो करे। अब जब हम इस इंडिया की ग्रोथ का मूल्यांकन करते हैं तो हम देखते हैं कि एक्चुअली ये ग्रोथ बराबर नहीं है। आज की तारीख में इस देश के अंदर सिर्फ 5 क्षेत्र हैं, 5 स्टेट्स हैं जो ग्रो कर रही हैं, ठीक है, और ग्रो कर रही हैं एट थ्राइस द रेट एट विच अदर स्टेट्स आर ग्रोइंग। वो है कर्नाटका, वो है महाराष्ट्र, वो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वो है एनसीआर रीजन विच इज और वो है सम पार्ट्स ऑफ आंध्र। बाकी स्टेट्स ग्रो कर रही हैं एट मच स्लोअर स्टेट्स। कुछ स्टेट्स तो बिल्कुल ही नहीं ग्रो कर रही, जैसे कि बिहार हो गया एक्सेट्रा। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इसका इम्प्लीकेशन बड़ा यूनिक है। इसका इम्प्लीकेशन वही है जो मैंने आपसे कहा था, मतलब पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आज अगर हम देखते हैं तो इन स्टेट्स की जो पर कैपिटा इनकम है, तो जो इसकी आय है पर नागरिक, वो करीब बाय एंड लार्ज बराबर तो नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट्स की ज्यादा है। जैसे दिल्ली की आज पर कैपिटा इनकम ट्वाइस है देन उत्तराखंड। हरियाणा की भी करीब 1.3 टाइम्स है, बट गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका करीब बराबर है। लेकिन जैसे मैंने आपको इंडिया के नंबर्स बताए थे, अब आप देखिए, अगर इंडिया 9% पे ग्रो करेगा तो इंडिया की अगर इंडिया 6% पे ग्रो करेगा तो इंडिया की पर कैपिटा इकोनॉमी का साइज 15 ट्रिलियन होना था और पर कैपिटा इनकम $9,000 होना था। लेकिन अगर इंडिया 6 से 10% पे ग्रो कर जाता है, सिर्फ 4%, तो इंडिया की जो जीडीपी थी वो 56 ट्रिलियन हो जाती, और इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी, जो वैसे 9,000 थी, 33,000 हो जाएगी। दैट इज 3 times द साइज ऑफ दैट। यही मिरेकल अगर आप बड़े नंबर से छोटे एग्रीगेट्स में ब्रेक करें तो इसका मतलब ये है कि अगले 10-20 साल के अंदर, जैसे ये 20 साल निकल गए और जो अभी उनको पता नहीं चला, अगले 20 साल के अंदर कर्नाटका, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इनकी जो आय है पर कैपिटा इनकम है वो इन स्टेट्स लाइक उत्तराखंड से करीब 3, 4, 5 गुना ज्यादा होगी। अब ये रियलिटी को कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा ये रियलिटी अब एक मोमेंटम की बेसिस पर है। इन्हीं लोगों को इन्वेस्टमेंट मिलता है, इन्हीं लोगों के अंदर नई फैक्ट्रीज लगती हैं, यही होता है। महाराष्ट्र के अंदर हिंदुस्तान का ऑब्जेक्टिव है कि हम महाराष्ट्र टुडे गेट 65% ऑफ सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मुझे बता रहे थे, ये नहीं, उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस जी, कि जब तक हिंदुस्तान 5 ट्रिलियन का जीडीपी होगा उस टाइम तक महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन का जीडीपी हो जाएगा, मतलब उन 16 देशों में से आ जाएगा। अच्छा, अब अगर आप इसको एक्सट्रापोलेट करें कि जो मैं आपसे कह रहा था कि हर स्टेट ऑन इट्स ओन, तो व्हाट डज इट मीन फॉर यू एंड मी, व्हाट डज इट मीन फॉर आवर चिल्ड्रन, what does it mean for going forward? It will mean कि हम माइग्रेशन ऑफ लेबर होगा। अभी कोरोना वायरस में आपने देखा जो स्टेट्स संपन्न थी वहां लोगों को काम करने जाना पड़ा। वो लोग आने वाले समय में राइटली सो अपनी सड़कें नहीं साफ करेंगे, अपने एयरपोर्ट्स नहीं साफ करेंगे, अपनी जो मीनियल जॉब्स है वो नहीं करेंगे। जो वैल्यू चेन के अंदर लोअर जॉब्स होंगी वो उन को करेंगे, माइग्रेट करेंगे उन रीजन्स को, जो रीजन्स वहां जो जिनके पास वो नहीं है। तो एक इनवेरेबली अगले जैसे मैंने कहा बैटल क्लास, धीरे धीरे क्या होगा कि जो स्टेट्स ग्रो करना बंद कर देंगी या उस क्वांटम से नहीं ग्रो करेंगी, उन स्टेट्स के अंदर स्टैग्नेशन और वहां से माइग्रेशन ऑफ लेबर शुरू होगा, जिसको आप कई तरह का नाम दे सकते हैं, पलायन एक्सेट्रा, होगा टू दिस स्टेट्स। और ये ट्रेंड बढ़ता ही जाएगा एज द रेट ऑफ पेस ग्रोथ। गवर्नमेंट्स आएंगी,
सरकारें बदलेंगी, डेमोक्रेसी होगी, ब्यूरोक्रेसी चलता रहेगा, काम रेगुलर। बट बिग पिक्चर में क्या होगा कि सडनली आप लोगों से गए, अगर आप गांव वगैरह में घूमे होंगे, गांव वगैरह में, मैं अक्सर गांव में घूमता हूं, मुझे लोग कहते हैं, मैं अपने परिवार में देखता हूं, वो कहते हैं यार ऐसा है, तो बड़ी अजीब सी बात है, आज से 30 साल पहले मेरे जो दादाजी थे वो पटवारी थे, लेकिन हम संपन्न थे कि हमारे पास घर पक्का नहीं था, लेकिन हम पढ़ते थे, हमारा परिवार आगे बढ़ रहा था। दादाजी ने करीब, पिताजी की नौकरी लगी, उन्होंने कहीं करा उनके पास, और उन्होंने पढ़ाया। आज मेरा ग्रैंडसन है, उसके पास मोटरसाइकिल भी है, उसके पास मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल भी है, अब घर भी पक्का हो गया, लाइट भी लग गई है। लेकिन वो जो लड़का है या लड़की है, वो फील करता है कि मैं रिलेटिवली गरीब, मैं कहीं नहीं जा रहा, कोई मेरा आगे भविष्य नहीं है, क्योंकि क्योंकि मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और यही चीज, जैसे मैंने कहा, आइंस्टाइन इसको बार बार कहता था जब उसने अपना किया कि एर्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कि ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, ये मैथमेटिक्स है, और ये जो एक्सचेंज, ये जो फिनोमिनन है, ये बढ़ता ही रहेगा लाइक अ स्टोन पहाड़ के अंदर जो मोमेंटम पकड़ लेता है। अब इस परिप्रेक्ष्य में जब हम उत्तराखंड को देखते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली द सिचुएशन बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड जिसे मैं कहूँगा एक्चुअली मच बिगर देन इट सीम्स। अनफॉर्चुनेटली हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, हमारे नैरेटिव में नहीं है, इट इज़ नॉट देयर इन आवर डे, जिसको हम लोग अपने अपने जीवनों में इतना व्यस्त हैं। हर क्लास ऑफ सोसाइटी, जो चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पॉलिटिकल क्लास हो, चाहे वो जनरल पब्लिक हो, बट उसके लिए उठा के मैंने कहा, इसको अगर समझते, मुझे उत्तराखंड के पिछले साल का बजट देखना था। उसका एक पन्ना है ये बजट, इस पन्ने से मुझे समझ आ जाता है कि क्या इस अगले 20 साल के अंदर क्या होने वाला है। ये एक बजट है जिसके अंदर एक, आप सरकार ले लें, स्टेट ले लें, उसकी आय 40,000 या 38,955 करोड़ है, रेवेन्यू इनकम जिसे कहते हैं, और उसका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो भी 38,932 करोड़ है। उसके पास जितनी इनकम आ रही है, उसके पास उतना उसका एक्सपेंस है, तनख्वाह वरखा, बिल्डिंग वगैरह। उसके पास कैपेसिटी बिल्डिंग का कोई साधन नहीं है। उसके पास कुछ पैसे हैं, वो बोरो करता है, वो उसके बारे में छोड़िए, वो दैट्स अ फिस्कल इशू, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि जितनी सारी बात होती है उसके अंदर अगर आप सोचते हैं कि ये एक लड़ाई होगी जिसमें हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अगर कोई भी परिवार, मैं अपने परिवार को देखता हूं, मैं अपने दोस्तों के उसको देखता हूं, मैं व्हाई इज अमेरिका ग्रेट, व्हाई आर अमेरिकन्स ट्रीटेड वेल, बिकॉज अमेरिका इज ग्रेट। व्हाई आर अमेरिकन्स रिस्पेक्टेड, बिकॉज अमेरिका इज रिस्पेक्टेड। You know, somebody said, what happened, who succeeds if India fails? We are all mice on the ship. If the ship sinks, we all sink, no matter how good we are. So if Uttarakhand fails, none of you succeed, unfortunately. It may be okay within the next man in the village, but the minute you cross the boundaries of the state, you will be nobody. Individually people may be fine, but as a state it will not count, and over time it will count less and less. Because you are now peaked on your growth rates. If you look at the growth rates of Uttarakhand, we are already at 6-7%. With this kind of a balance, we are not in a position to capital invest. हमारे पास वो साधन ही नहीं है आज की तारीख में। आज की तारीख में हम हर साल करीब 10,000 करोड़ रुपया लोन लेते हैं जस्ट टू रिपे द लोन, और हमारा लोन बढ़ता जा रहा है। आज हमारा लोन 25% है, हमारी जो टोटल आउटपुट है, हमारी जो जीडीपी है उसका, और इसी रेट पर 10% करते हुए अगले कुछ साल में हमारी जो जीडीपी होगा उतना ही हमारा लोन होगा। बाकी हम तनख्वाह देते रहेंगे, आपका भी प्रमोशन होता रहेगा, सरकारें भी आती रहेंगी, कभी ये जीत जाएंगे, और हम अपने अपने जीवनों में व्यस्त होंगे। लेकिन 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार अचानक फाइंड करेंगे कि और गरीब हो गए। और फिर क्या होता है, जब पानी स्टैग्नेट होता है तो स्वाभाविक बातें शुरू होंगी। हमने कभी यहाँ नहीं सुना पहाड़ के अंदर कि क्राइम इतना बढ़ता है। आज आपने हाथरस का इंसिडेंट देखा,
क्या गारंटी है कि 10 साल में ये यहाँ नहीं होगा? ये सारे इंडिकेटर्स इस बात को पॉइंट करते हैं कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर हम अभी नहीं समझे और अगर हमने अभी नहीं इस इशू को ग्रैपल किया, तो जैसे कि पानी का बहाव ऊपर से नीचे है, ये ऐसे ही जाएगा। और उसमें आप सब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हैं और शायद पार्ट भी होंगे, और नहीं भी हुए तो विक्टिम्स होंगे, वो तो होंगे होंगे, क्योंकि उसके अराउंड कुछ है। तो ये एक समस्या है, और इस समस्या बड़ी गहन समस्या है। इसको कई लेवल्स पे डील करना पड़ेगा। इसको एक सबसे पहले तो एक पॉलिटिकल लेवल पे डील करना पड़ेगा, बिकॉज इसको शुरुआत वहां से करनी पड़ेगी कि हमने जाना कहाँ है। एक विजन के अभाव में शायद हम इस डायरेक्शन में वेल मीनिंगली चलते जा रहे हैं। उसके बाद ऑब्वियसली इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आएंगी कि इसको अगर हमने विजन का भी लिया तो फिर हम उसके लिए साधन कहाँ से जनरेट करेंगे, रिसोर्सेज कैसे जनरेट करेंगे, ऐसे चीज़ों का गठन कहाँ करेंगे जहाँ हम लोगों को रीओरिएंट कर सकें, रीट्रेन कर सकें, उसके लिए तैयार कर सकें, और इसको इतना गिरने ना दें कि वहाँ से रिकवरी पॉसिबल नहीं है। अगर हमने मोमेंटम के साथ इसको चलने दिया तो देयर इज नो सैल्वेशन, ये इट इज गोइंग इन। अगर हम संभल गए, हमने इसको रियलाइज किया इस इशू को, और हमने इसको रोकने की कोशिश करी, तो देन वी हैव अ फाइटिंग चांस ऑफ कमिंग बैक, व्हिच आई think we will, and then we will have to grapple with it and try to find a solution to it. You know, it's that there can be many solutions. I mean, and you know what I'm saying is not phenomenally difficult to do. Much so we are about 1 crore people, right? About 10 million, 10 million people. You know, it's if I look at the world now, this comes back to perspective, right? आप अपने को किस दायरे में और किस टाइम फ्रेम में देखते हैं, किस संदर्भ में, किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं उसको। अगर आप इसको दुनिया को ये देखें तो दुनिया में ऐसे कई देश हैं इसी पॉपुलेशन की, इसी तरह की लिमिटेशंस के साथ, इसी तरह शुरू हुए हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा उपलब्धियां कर ली हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको जस्ट उदाहरण देना चाहता हूँ, हमारी साइज के देश हैं। एक देश था स्वीडन, और वैसे पहाड़ का 70% पहाड़, 30% लोग, 1 करोड़ की जनसंख्या। आज उसकी जीडीपी $550 बिलियन है। ठीक है, रखिए हम $30 बिलियन है, मतलब उसका हर आदमी, हर पर्सन हमारे 1% से करीब 18 टाइम्स ज्यादा रईस है। ठीक है, जस्ट बाय आज की वो हमारा ही साइज, हमारी टोपोग्राफी। अगर हम वहां से उठाकर एक छोटे से देश को देख लें, यूएई, जो दुबई, यूएई कुछ नहीं था, लोगों को गलत फहमी है कि उसके पास तेल था, उसके पास तेल नहीं था। 1992 तक के बीच वो एक जंगल में बैठा, और सॉरी जंगल के एक रेगिस्तान के बीच में बैठा हुआ एक सल्तनत था। ना उसके पास एजुकेशन थी, ना उसके पास लोग थे, ना उसके पास तेल था। उसने कहा कि हम इसको दुनिया को रेत बेचेंगे, हम एक ऐसा सेंटर बनाएंगे कि ये नहीं कि हम कि यहाँ कंपीट करेंगे, हम ऐसी चीज करेंगे कि दुनिया के लोग हमारे पास छुट्टी मनाने आएंगे, और हम दुनिया की इनएफिशिएंसीज को टैप करके, लॉन्ग स्टोरी, हम कोई एक यूनिक मॉडल, चलिए उसको छोड़िए, यूनिक मॉडल बनाएंगे। 1992 में उन्होंने शुरू किया, 2020 है, करीब 8 साल पहले हमारे स्टेट बनने से आज उनका जीडीपी $410 बिलियन है, हम $30 बिलियन करें, मतलब 15 टाइम हमसे ज्यादा। हमारे साथ ही मिली हुई आजादी, कॉन्स्टेंटली लड़ाई हुई, उसके चारों तरफ करीब 6 देशों ने कहा हमारा एक ही है, तो 6 देशों में नहीं, एक्चुअली सारे सब ऑयल के बाद 1947 उन्होंने कहा आवर ओनली ऑब्जेक्टिव इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल। यू आर सराउंडेड बाय पीपल हु आर योर एनिमीज, हु हैड सेड वी विल नॉट लेट यू लिव, यू डोंट हैव द राइट टू हैव अ कंट्री। सेम अमाउंट ऑफ पीपल, 1 करोड़ पीपल, लीव असाइड देयर मिलिट्री अकम्प्लिशमेंट्स, दे आर थिंग leading power in technological solutions today, $370 billion GDP. Same people, same thing. So it is not that it has not been done in history in the past. People have done it. It is also not that India as a whole will get there. India will get there. People sitting in Delhi, people wanting to do it, are now obsessed with this idea of creating that India. Unfortunately, 1%, you don't plan for 1%.
You cannot plan for 1%. When you are 130 crore people working on that area cannot think of, they cannot plan for it. And India with its unique divergences, unique things, has to plan for each one for them, for their each state. That is why India in its greatest strength said, stop this planning commission and go for Niti Aayog and let everybody customize for your own solutions. So Uttarakhand will actually have to fight this battle on its own. It will have to win this battle on its own. It will have to do this battle of its own for its own children, for its own culture, for its own way of living. Because if you don't do it, economy and history has shown us that the very same things for which your forefathers fought for the state, you will lose them one by one without knowing. If you don't fight as a team, you will lose one individual. You will first lose your culture. You will lose your land. You will lose your songs and dances, your food, and then ultimately you will lose your identity. And that is the price you will have to pay. The nation will win. There is no doubt about it. So in that case, you must then accept that we are pan-Indians. We are Indians. We don't have an authority, but this is a battle we don't wish to fight. But if you don't fight this battle, that is the consequence. And if you want to fight this battle, then you will have to fight from, as I said, from where you are today. And you will have to grow. And you will have to generate the resources. You will have to generate the employment. You will have to generate the education. You will have to generate the healthcare. You will have to do it. Nobody is coming. If you think I'm 250 kilometers from Delhi, some people in Delhi will help us. Sure, they will. Maybe they will, maybe they will not. They will help you out of goodwill to the time till something new does not come. And unless you bring about this change here, unless we are part of this change, this is where we are heading. So we have to redesign ourselves. We have to redesign our attitudes, maybe redesign our processes of governance. Nobody gave us this governance system because it must be like this. It was given for a purpose. If we are not satisfying that purpose, we will have to raise capital. We will have to retain talent. We will have to fight this at different levels. But if you stop to grow, if you start to grow, think of yourself, we all from the mountains, we know कि पानी जब तक बहता रहता है तब तक ही वो साफ होता है. जिस दिन पानी ठहराव में आ जाए, वो चाहे परिवार हो, चाहे इंडिविजुअल हो, जिस दिन आप लोगों ने अपने को ट्रेन करना बंद कर दिया, आप लोगों ने ऐसे इंस्टीट्यूट्स में आके अपनी स्किल्स को नहीं अपग्रेड किया, समय किसी के लिए नहीं रुकता. समय इज द एर्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड विच मूव्स ऑन मोमेंटम. आप फॉसिलाइज होंगे, आप इररिलेवेंट हो जाएंगे, आपके साथ समय आगे बढ़ जाएगा. यही कहानी इंडिविजुअल्स की है, यही कहानी नेशंस की है, यही कहानी स्टेट्स की है, यही कहानी सिविलाइजेशंस की है. और तो इसी एक थॉट से मैं बहुत पीड़ित भी रहता हूँ, सोचता भी रहता हूँ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या कर सकते हैं. चैलेंजेस बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी कम है इस चीज़ों को समझने की. बट मैं आप लोगों को एक थॉट के, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, उसके बाद मैं अपनी इसको, आई डोंट वांट टू से कि नथिंग कैन बी डन. As a matter of fact, my example to you shows that things can be done, and I am confident that we will do it. They say that this country has the ability to produce the ablest people in the darkest hours of its history. If you look at the Indian history, I was involved in 2000. I moved back from London in 2009 and came into the political process. I don't come from a political family, only because things became so bad that we thought कि अगर कुछ नहीं करेंगे and तो फिर तो देश जाएगा. तो solutions आए from nowhere. We got some man. Well, suddenly we got solutions coming. So I think Uttarakhand will fight back. Uttarakhand has to fight back. Uttarakhand has always fought back. We fought for centuries these mountains and this nature to produce the brightest people and to produce the most hardworking stock of people. So I am not short on hope and view ki ye hoga. What I think we need to do is that wherever you go, whatever you do going from here, because you've learned many things and when you get busy with it, keep this thing in mind and ask yourself this one question at the end of every day, that is there anything
that you have done as an officer, the work that you do, that allows us to make this slide, even if you are not helping today to increase this, stop its slide. Every bit, जैसे सड़क गाड़ी में जाती है, कई बार आपको उसको पूरे ऊपर धक्का देने से पहले उसको और नीचे गिरने से रोकना पड़ता है. अगर आप लोग भी इसको वैसे ही समझेंगे जैसे कि चलता आया है, तो फिर ये देखिएगा कि आप अगर उसके रोकने में मदद नहीं कर रहे तो जरूर याद रखिएगा कि आप उसको फिसलने में मदद कर रहे हैं. और आने वाली जनरेशन्स आप लोगों को इसके लिए माफ़ नहीं करेंगे. आपकी जनरेशन हमारी जनरेशन को माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि ये एक ऐसा क्राइम होगा जिसके लिए फिर wherever our forefathers will be and they will watch, they will find no trace of Uttarakhand as they knew. Uttarakhand survived 1,000 years of British onslaught, of Mughal onslaught, and was able to keep the cradle of Hinduism alive. That's why people called it Devbhumi. Everywhere in the world there is so much of love for it, people from all across the country. But, you know, that was a generation of that times. If you don't fight the battle of today, this is where we are heading. So with that, I would open up this house. I know I've spoken longer than I should have, but you know, I'm so passionate about this issue, and I'm so lost with ideas and lost of solutions, lost of people. I am trying to, that, you know, I sort of get carried away, so excuse me. But, you know, please feel free to ask any questions and, you know, of this thing, etc. I'd be happy. With that, I wish you all the best as you go back into your jobs. Jai Hind. Thank you.